नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम अलग अलग कारणों से मिलते हैं। जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को वीडियोस में बताता हूं, आप सभी लोग जानते हैं इस बार आप लोगों के स्टेट में एक परीक्षा आई है, प्रधानाचार्य परीक्षा। ठीक है, हालांकि पिछले वर्ष भी इसको सितंबर के महीने में कंडक्ट होना था, लेकिन कुछ कारणोंवश ये जो परीक्षा है ये सितंबर में कंडक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। अब फाइनली इस एग्जाम की डेट 8 फरवरी को आयोग ने क्या कर दी है, डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन लोग इस एग्जाम को भर सकते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जा चुकी है, वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस एग्जाम ओरिएंटेड, हालांकि हम इस एग्जाम में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीएस पोर्शन, स्पेशली जीएस पोर्शन आप लोगों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस प्रकार के हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। आज हमने एक नए प्रकार की वीडियो जो पीवाईक्यूज अलग अलग राज्यों में पूछे गए इस प्रकार की परीक्षा को लेकर, और क्योंकि हम देखते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का थोड़ा एक ट्रेंड है, एक पैटर्न, वो थोड़ा यूपी को फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वहां से कुछ पीवाईक्यूज हमने उठाए, अलग अलग स्टेट से हमने कुछ पीवाईक्यूज उठाए और उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, वो आप सभी लोगों के सामने हम लेके आए हैं, जिससे आपको एग्जाम के बारे में किस तरीके से पढ़ना है उसका एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो हम आज पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्तर अगर मुश्किल बना तो कितना मुश्किल बन सकता है, आसान अगर स्तर पर पूछा जाए तो कितना आसान बन सकता है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज को कैटेगराइज करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल के बैचेस हैं वो इंस्टीट्यूट में शुरू भी हो चुके हैं। अभी भी आप लोगों के पास समय है, अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैचेस में एंट्री ले सकते हैं। आपको अगर बैचेस में एंट्री लेनी है तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहां पर कॉल करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में अवेलेबल होते हैं तो एक बार आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले, आपको आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन की कराई जाएगी। ठीक है ना? तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व। अच्छा देखो, हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम प्रश्न आधा पढ़ते हैं और आधे के बाद प्रश्न नहीं पढ़ते, आंसर करके आ जाएंगे। अगर प्रश्न केवल इतना देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, हमने राज्यसभा किया, छुट्टी करके आ गए। फिर घर में आके रिग्रेट होता है कि हे भगवान, प्रश्न पूरा क्यों नहीं पढ़ा। तो प्रश्न क्या था, बट कैन बी डिसॉल्व, एबोलिश। ठीक है, कैन नॉट बी डिसॉल्व, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो राज्यसभा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, ये भंग हो सकती है, इसलिए ये भी नहीं है ऑप्शन। लोकसभा भी भंग हो सकती है, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो राज्य की जो विधान परिषदें हैं उनको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन चाहे तो विधानसभा वाला कंसेप्ट ही हटा सकते हैं कि इस राज्य, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में विधान परिषद है, नहीं है, तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, तो अगर चाहें तो हम बना सकते हैं, और अगर यूपी में चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, आगे कौन चाहता है वो हमारे पास आगे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द क्रिएशन एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए निम्नलिखित में से स्वीकृति की आवश्यकता होती है, किसकी? क्या केवल राज्य की विधानसभा? नहीं। भारत के राष्ट्रपति फाइनल होंगे, केवल राज्य के राज्यपाल? नहीं। तो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी राज्य में विधान परिषद के कंसेप्ट को ला सकती है और मर्जी हो तो हटा भी सकती है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बना।
अच्छा, अब थोड़ा मुश्किल की तरफ चलते हैं। विधान परिषद में बनाए या समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। विधान परिषद बनाने या उसको समाप्त करने का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। किस प्रकार? साधारण बहुमत द्वारा। अच्छा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। अच्छा, उपस्थिति और मतदान करने वाले के 3/4 तो बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं भी गलत है, साधारण बहुमत भी नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट। अब ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, आप लोगों को भले ही बहुत आसान दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्या कर लेंगे, 6 वर्ष करके आ जाएंगे। लेकिन आंसर क्या है? आंसर देखिए, 5 नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा। अब आपके पास है इन दोनों में से, यह एक स्थायी निकाय है, जो कि बात सत्य है। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अच्छा, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इस कारण से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है ना, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक परमानेंट हाउस है। हर 1/3 लोग 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका चलता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब आप ये ना कहें कि सर बात एक ही है, नहीं भाई, बात एक ही नहीं होती है। अगर कोई चीज अलग है, किसी पर प्रश्न बन सकते हैं तो बन सकते हैं, आपको क्या करना है? उस चीज को कंज्यूम करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यह एक स्थायी निकाय है। ठीक, नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठक के लिए कोरम क्या है? ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी क्लास में अगर केवल एक बच्चा भी आ जाए तो मैं क्लास लूंगा, तो गणपूर्ति क्या है? एक बच्चा। 0 आए तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बच्चा, मेरा कोरम क्या हो जाएगा? 1। मिनिमम उतने लोग जितने पर मीटिंग शुरू हो सकती है, तो यहां पर कितनी होती है? 1/10 टोटल सदस्यों के 1/10 अगर अवेलेबल प्रेजेंट हो जाए तो गणपूर्ति क्या हो जाती है? क्लियर, मीटिंग शुरू हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, कुल सदस्यों का 1/10। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास न्यायपालिका से। निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर किसी भी व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने से रोक सकती है जिसका वो हकदार नहीं है? परमादेश, प्रामाणिक, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो आ जाएगा क्यू वारंटो। ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। एक बार पुनः पढ़ें, न्यायपालिका निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर किसी व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने से रोक सकती है जिसका वो हकदार नहीं है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अधिकार परीक्षा, सी। नेक्स्ट, अब इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं? ये इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32। क्या लिखा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ। अगर यहां पर उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट लिखा होता तो आंसर हो जाता 226। ठीक है ना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय लिखा है तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। आंसर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोका जा सकता है तो कौन सी रिट जारी करने रिट को एक उपाय के रूप में वर्णित किया गया है? अच्छा जी, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोका जाता है, ठीक, तो कौन सी रिट को एक उपाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है? देखो, अधिकार परीक्षा तो हमने पीछे पढ़ लिया, निषेध रोकना होता है, परमादेश कोर्ट वाला केस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? हेबियस कॉर्पस। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है कि जैसे ही किसी को हमने क्या कर दिया, डिटेन कर दिया, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें क्या करना होता है? उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है, निषेधाज्ञा का उद्देश्य क्या है? किसी मामले को उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करना नहीं, किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की में कार्रवाई करना। बिल्कुल सही कि अगर कोई लोअर कोर्ट निषेधाज्ञा, निषेध अभी हमने पढ़ा
कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर क्या करती है, कोई डिसीजन देती है, सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, एक ऐसी सजा सुना दी, एक ऐसे मुद्दे पर सजा सुना दी और इतनी बड़ी सजा सुना दी जो उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो क्या कर सकती है, हायर कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, उस पर क्या कर सकती हैं, रोक लगा सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन, मतलब रोक दिया, निषेध कर दिया, ठीक है ना, निषेध करने की आज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के किस न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र व्यापक है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, भले ही हमको लगे आसान लग रहा है लेकिन टफ क्वेश्चन है ये। भारत के किस न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है, मतलब किसके पास ज्यादा रिट के मामले में पावर है। अभी हमने सर्वोच्च न्यायालय देखा 32, उच्च न्यायालय देखा 226, दोनों का समान भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इन तीनों में से आंसर बन सकता है, लेकिन आंसर है आपके पास बी। अब कैसे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। हमने बात देखा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कुछ नुकसान हो तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत क्या जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, और आर्टिकल 32 के तहत ही जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। सिंपल बात है, इतना हमने समझा। अब उच्च न्यायालय, अगर के बात फंडामेंटल राइट्स के बाहर की हो तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हो, और इवन फंडामेंटल राइट्स के केस में भी उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। हालांकि हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं लेकिन उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, आप में से बहुत सारे लोग इसमें सी करके आ सकते हैं लेकिन गलत है, उच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इस एग्जाम की तैयारी करते समय, कि आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड सिलेबस है, आप लोगों को सारे महासागर में नहीं उतरना है, आप लोगों को लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लिमिटेड चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों के अच्छे स्कोर बनने के चांसेस हैं यहाँ पर जीएस वाले पोर्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनियामक निकाय है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नहीं। संयुक्त स्टॉक कंपनी, नहीं, ये तो प्राइवेट, ये कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो क्या है रेगुलेटरी बॉडी, क्या है, सेबी, क्या करती है ये, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, उस निकाय को क्या करती है, उस इस काम को क्या करती है, स्टॉक्स एक्सचेंज इनको क्या करती है, नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है, सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में योजना आयोग का स्थान किस निकाय ने लिया, नीति आयोग, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना, ये जनरली आप सभी लोगों को पता होती है बात, ये इजी क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किस संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ जिसने क्या कर दिया, आर्टिकल 279A में किसको ऐड कर दिया, जीएसटी काउंसिल को ऐड कर दिया। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या वित्त मंत्रालय के हेड, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, या फिर आरबीआई के गवर्नर, कौन हो सकते हैं, जरा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा मॉडरेट सा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का काम क्या नहीं है, संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, अच्छा ये तो लग रहा है, राज्यों को सहायता अनुदान आवंटन ये भी करता है, आर्थिक नीतियों का निर्माण क्या ये करता है, आर्थिक नीति मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये तो गवर्नमेंट करती है। क्या पूछा गया है, निम्न में से वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अगर फाइनेंस कमीशन ये काम करेगा तो गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ठीक है, समीक्षा करना भी इसका काम है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास, सरकार के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक निकाय, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है, गवर्नमेंट बॉडी बनाई है। तो आप में से मैक्सिमम लोग कहीं वित्त आयोग करके मत आना, ठीक है, वित्त आयोग का काम हमने अभी पीछे पढ़ लिया है, चुनाव आयोग हो नहीं सकता, विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग हो नहीं सकता। वित्त आयोग और कैग में आप लोग कंफ्यूजन करोगे, कैग में भी वो कंफ्यूजन करेगा जिसको बाद में, जिसको समझ होगी, जो जिसको इस पॉइंट का आइडिया नहीं होगा वो सीधा वित्त आयोग करके आ जाएगा, जबकि आंसर क्या है इसका,
कैग का क्या काम होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि जो पैसा जिस जगह के लिए अलॉट किया गया है वो पैसा वहीं लगना चाहिए, वो बजट वहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पॉलिटी से बन सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है? अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग सीरियसली एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन पर कॉल करना है। आप कॉल कीजिए, आपको वहां से रिस्पॉन्स आएगा। उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे क्या करने हैं, फर्दर एक्शंस लेने हैं। आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी डीप, कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको लिमिटेड हैंडआउट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। नोट्स का क्या काम है? नोट्स आपको उस एग्जाम के नज़दीक पहुंचाने के लिए बड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने विभिन्न राज्यों में जो ये एग्जाम्स हुए उसका एक निचोड़ निकाला, एक कंसोलिडेट फॉर्म निकाली और अपनी क्लासेस और अपने नोट्स उस तरीके से तैयार किए हैं किस तरीके से यहाँ का आयोग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।